हेलो बच्चों, आज हम लोग फिर से मिलने के लिए आ गए हैं, है ना। आज हम लोग, जैसे कि आप लोग का बार बार डिमांड हो रहा था कि लेसन 6 जो है स्टैंडर्ड 6 का साइंस का लेसन 2 करने के लिए, है ना। लेसन 1 मैंने किया था, आप लोग को बहुत पसंद भी आया और बार बार कमेंट्स में ये सुनने को मिल रहा था कि लेसन 2 जल्दी कीजिए स्टैंडर्ड 6 के साइंस बुक का। तो आज हम लोग लेसन 2 करेंगे। लेसन 2 का हेडिंग है कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड। ठीक है, तो जैसा हम लोग हर बार करते हैं, पहले हम लोग रीड करना शुरू करेंगे चैप्टर को। Each one of us eats different types of food every day. They may be rice, pulses, vegetables, milk, curd and fruits. Our meals usually have a combination of most suitable and easily available food materials, as it is necessary to choose different food items so that our body gets the entire nourishment required to stay healthy. In this chapter, we will learn that selection of right food makes a balanced meal and results in good health. हम लोग सब जो है हर दिन वेराइटी ऑफ खाना खाते हैं, है ना। आप लोग जैसे क्या खाते होंगे, सुबह चपातीस खाते हैं, है ना। चपातीस में हम लोग क्या खा रहे हैं, व्हीट खा रहे हैं, ठीक है। सुबह चपातीस खाते हैं, लंच पे हम लोग राइस खाते हैं, पल्सेस खाते हैं, हम लोग वेजिटेबल्स खाते हैं, इवनिंग में हम लोग फ्रूट्स भी खाते हैं, है ना। तो इस तरह वेराइटी ऑफ फूड हम लोग खाते हैं। क्या ज़रूरत है वेराइटी ऑफ फूड खाने का? क्या हर दिन सिर्फ चपातीस खा के नहीं रहा जा सकता? हाँ, या हर दिन सिर्फ पल्सेस खा के रहा नहीं जा सकता? नहीं, वेराइटी ऑफ फूड खाते हैं ताकि हमको एक बैलेंस डाइट मिले, हमारे बॉडी को जो जो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है सब कुछ मिले, हमें पूरे सही क्वांटिटी में मिले, है ना। ऐसा नहीं है कि एक बहुत ज़्यादा मिले, एक बहुत ज़्यादा कम मिले। जितने हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है वैसे सही सही क्वांटिटी में मिले और हम लोग को एक बैलेंस्ड फूड मिले, ताकि हम लोग का जो डाइट है वो पूरा बैलेंस्ड हो और हम लोग हेल्दी रह सके। ठीक है, बैलेंस्ड डाइट अब है कि हम लोग को मेजर करना कि इस फूड में कितना कार्बोहाइड्रेट है, कि किस में कितना प्रोटीन है, ये करना तो मुश्किल होता है। तो हम लोग ट्रेडिशनल वे से जो खाना खाते आ रहे हैं वो बहुत रिसर्च करने के बाद पता चला है कि इंडियन थाली जो होता है खाने का, इंडियन फूड का जो कॉम्बिनेशन है वो एक तरह का पूरा बैलेंस्ड मील है। फॉरेन में इस पर रिसर्च हुआ, ठीक है। तो हम लोग का जो भी फूड है वो बैलेंस्ड डाइट है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। What do different food items contain? Our food contains essential components that are required by our body. These components are called nutrients. Nutrients are the chemical substances present in food that nourish the body. It is required by our body for energy, bodybuilding, repairing of wear and tear of our tissues and protecting us from diseases. The major nutrients present in our food are carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals. In addition, food contains dietary fibers and water which are also needed by our body. Let's learn more about these nutrients in detail. अब है कि हमारे खाने में रहता क्या है। हम लोग जो भी खाना खा रहे हैं उसमें कुछ एसेंशियल कंपोनेंट्स रहते हैं, ठीक है। बहुत ही ज़रूरी तत्व रहते हैं जिसकी हमारे बॉडी को बहुत ज़रूरत है। उन एसेंशियल कंपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। न्यूट्रिएंट्स मतलब वह पोषक तत्व है, ठीक है। वह पोषक तत्व है जिनकी हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब वो जो पोषक तत्व है, न्यूट्रिएंट्स है, वो वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स है। हाँ, उसमें आता है कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, वेरी गुड। इसमें आता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स एंड मिनरल्स एक जगह, फैट्स, इसके अलावा आता है वाटर और डाइटरी फाइबर्स, ठीक है। ये सब कुछ इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे बॉडी को ज़रूरत होती है ताकि हमारे बॉडी में जो भी हर दिन नए सेल्स और टिश्यू बन रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग जो हो रहा है वो हो सके, वियर एंड टीयर को मैनेज कर सके। मतलब कि जो भी चीज़ जो है हमारा डैमेज हो गया है, देखिए हर दिन बॉडी में सेल्स डैमेज होते हैं, टिश्यूज़ डैमेज होते हैं, नए सेल्स बिल्डअप होते हैं। तो जो डैमेज हो रहा है बॉडी में उसको वो रिपेयर कर सके बॉडी, उसके लिए भी हम लोग को न्यूट्रिएंट का ज़रूरत है। इसी तरह जो है हम लोग के बॉडी में जितने भी बाहर से बहुत सारे पॉल्यूशन हमारे ऊपर जो असर करता है उसके कारण जो बीमारियां हमें होती हैं
उन बीमारियों को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, विटामिन्स और मिनरल्स चाहिए, ताकि हमारा शरीर जो है रोगों से लड़ सके। बाहर के रोग हम पे जब अटैक करे, डिजीज़ अटैक किए, तो उन डिजीज़ों से बचने के लिए विटामिन्स और मिनरल्स चाहिए। फिर इसी तरह हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन करने के लिए एक कुशन जैसा लेयर चाहिए, तो फैट्स चाहिए। हमारे बॉडी का डाइजेशन सिस्टम अच्छे से हो, उसके लिए हम लोग को वाटर चाहिए। उसी तरह जो है वाटर और फाइबर चाहिए, डाइजेशन सिस्टम अच्छे से हो, हमारे बॉडी में खाना अच्छे से हज़म हो, और फिर जो है अच्छे से हज़म हो, साथ ही बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन करने के लिए हम लोग को वाटर चाहिए। ठीक है, तो ये सारे ही जो है ये एसेंशियल कंपोनेंट्स, ये तरह तरह के न्यूट्रिएंट्स है जो हमें हमारे खाने से मिलता है, और हमारी बॉडी को इन सब की ज़रूरत है कि ताकि हमारा बॉडी हेल्दी रह सके। अब आगे पढ़ते हैं। Carbohydrates are energy giving foods. They are present in our food in large quantities as starch in cereals, pulses, legumes, fruits and potatoes. The carbohydrates are of two types. Simple carbohydrates are sugar. They are soluble in water. They are easily digested and provide instant energy to our body. They are found in fruits, fructose, milk, lactose, table sugar, sucrose, etc. The sugar that our body uses most is glucose. Complex carbohydrates such as starch, they are insoluble in water. They are found in rice, potatoes, corn, millet, wheat, etc. Complex carbohydrates do not release energy instantly like sugar because the starch first converts into sugar and then energy is released. Sources of carbohydrates: cereals, wheat, rice, pigeon pea, maize, ragi, etc. Pulses: kidney beans, chickpeas, all lentils, etc. Roots and tubers: potatoes, sweet potatoes, beetroot and tapioca. All vegetables and fruits contain some amount of carbohydrates. Approximately 1 gram of carbohydrates gives 4.2 calories of energy. The function of carbohydrates is to provide energy for work and other physiological activities. If the body does not have sufficient supply of carbohydrates and fats, then proteins are utilized for energy production. That is why carbohydrates have to be consumed in proper proportion to spare proteins for bodybuilding process. In some parts of India, Brazil and America, sugarcane and maize plants are used as fuel for cars. ठीक है ना। तो अब हम लोग एक एक करके सारे न्यूट्रिएंट के बारे में पढ़ेंगे, जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे बॉडी में। उसमें सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स का और एक नाम क्या हो सकता है, एनर्जी गिविंग फूड। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग एनर्जी गिविंग फूड भी बोल सकते हैं। क्या है, हमारी बॉडी को जितने भी हम एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, हमारे आउटसाइड एक्टिविटीज़ जो हम कर रहे हैं, मान लीजिए हम दौड़ रहे हैं, घूम रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, घर के काम कर रहे हैं, अपना बॉडी का काम कर रहे हैं, जैसे नहा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसके लिए हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है, हमारे जितने भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ है, मतलब जितने मूवमेंट वाली एक्टिविटीज़ है, या हमारे बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स भी जो काम कर रहे हैं, उन सबको एनर्जी की ज़रूरत होती है, और वो कहाँ से मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स से मिलते हैं, जो कि एनर्जी गिविंग फूड हैं। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट्स का अगर हम लोग सोर्सेज देखेंगे, हाँ, कि ये किस जगह से हम लोग को मिल रहा है, सोर्सेज अगर देखेंगे तो 3 सोर्सेज है इसका। सीरियल्स है, ठीक है, फिर है पल्सेस है, और थर्ड क्या है, रूट्स एंड ट्यूबर्स है। ठीक है, सीरियल्स में क्या हो सकता है, सीरियल्स मतलब कि फूड ग्रेन्स के कैटेगरी में आएगा। तो इसमें आ सकता है वीट, राइस, है ना, ये सब हमारे कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज है। मेज, ठीक है, पिजन पी, ठीक है, ये सब कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज है। रागी भी इसमें आएगा। ठीक है, तो ये सब जो है जितने भी फूड ग्रेन्स है उनसे हमको कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है। इसी तरह पल्सेस में हम लोग देखेंगे। ठीक है, पल्सेस में बोल रहा है किडनी बीन्स। किडनी बीन्स किसे कहते हैं, राजमा। हम लोग जो राजमा खाते हैं ना, उसे किडनी बीन्स बोलते हैं। इसी तरह चिकपीस किसे बोलते हैं, ये जो काबुली चना हम लोग खाते हैं उसे चिकपीस बोलते हैं। ठीक है,
और वो जो देसी चना होगा वो पिजन पी होता है, और जो काबुली चना है वो चिक पीस होता है। इसी तरह ऑल लेंटिल्स, हाँ, अलग अलग तरह की जितनी भी दाल हैं जो हम लोग खाते हैं, मूंग की दाल, मसूर की दाल, चने की दाल, है ना, वो सब जो है पल्सेस में आएगा। ठीक है, इससे भी हम लोग को कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहा है। रूट्स एंड ट्यूबर्स, रूट्स एंड ट्यूबर्स में हम लोग जो जिसे कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, पोटैटोज़ है, हाँ, स्वीट पोटैटो है, टैपियोका है। टैपियोका क्या होता है? साबूदाना। ठीक है, टैपियोका है, और एक क्या है, बीटरूट भी है। पोटैटो जानते हैं, आलू, स्वीट पोटैटो जो मीठे आलू होते हैं, मीठे आलू और शकरकंद अलग अलग होते हैं। ठीक है, ये मीठे आलू हैं। टैपियोका है साबूदाना, और बीटरूट है चुकंदर जिसे हम लोग बोलते हैं। तो ये रूट्स एंड ट्यूबर्स, हाँ, ज़मीन के नीचे से जो निकल रहे हैं जड़ें, उनसे भी हम लोग को कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है। तरह तरह की दाल से, राजमा हो, काबुली चना हो, अलग अलग तरह की दाल से मिल रहा है। इसी तरह वीट, राइस, जितने फूड ग्रेन्स हैं, पिजन पी, देसी चना, रागी, मेज़, हाँ, ये सब से भी हम लोग को कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है। ये सब सोर्सेज है। अब ये कैसे एनर्जी देते हैं हमारी बॉडी में? ठीक है, अब है कि ये हमारे बॉडी में जाते हैं, ठीक है, और बॉडी में जाके ये शुगर में चेंज होते हैं। किस तरह के शुगर में? हमारे ब्लड शुगर में चेंज होते हैं, और ब्लड शुगर से वो सेल्स में, ब्लड शुगर्स में से वो सेल्स में जो है, आप लोग आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे कि रिएक्शन होके उसमें से एनर्जी निकलता है, केमिकल रिएक्शंस होंगे और उसके बाद एनर्जी निकलता है, जो उस एनर्जी को हमारे बॉडी का हर एक पार्ट यूज़ करता है। ठीक है, तो इस तरह कार्बोहाइड्रेट्स से हम लोग को एनर्जी मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो दो तरीके का होता है, एक है सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और एक है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जो है उसमें जितने भी शुगर के चेन्स हैं बहुत सिंपली चेन बने हुए हैं, स्ट्रेट चेन्स बने हुए हैं। इसीलिए जब हम उनको लेते हैं, किसको, जैसे कि ग्लूकोज हम लोग खाएंगे, है ना, ग्लूकोज खाएंगे और फ्रक्टोज खाएंगे, तो ये सब जो है सिंपल चेन जो बने रहते हैं। इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी मिलती है सिंपल कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, जब कोई व्यक्ति जो है उसे अचानक बेहोशी आने लगती है तो उसे क्या देते हैं हम लोग? तुरंत ग्लूकोज दे देते हैं ना, तो ताकि उसको इंस्टेंट एनर्जी मिले। क्यों? क्योंकि उसमें शुगर का जो चेन होता है वो स्ट्रेट चेन्स होता है, ज़्यादा कम घुमा हुआ चेन्स नहीं रहता है, तो आसानी से बॉडी में जाते ही वो शुगर के चेन्स टूट जाता है और तुरंत हमारा ब्लड उस शुगर को एब्जॉर्ब कर लेता है और एनर्जी इंस्टेंटली रिलीज़ हो जाता है। तो वो सब सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होंगे। वो किस में मिलते हैं हम लोग को? अगर सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हम लोग देखें तो फ्रूट्स में मिलता है। ठीक है, टेबल शुगर, ये जो नॉर्मली हम लोग टेबल पे चीनी रखते हैं कभी कभार डालने के लिए जब कम पड़ जाती है, ठीक है, टेबल शुगर में मिलता है हम लोग को, और ग्लूकोज में मिलता है। ठीक है, ये सब हम लोग को मिलता है। फ्रूट्स में वो क्या होता है? वो फ्रक्टोज के फॉर्म में होता है, खाते ही तुरंत एनर्जेटिक हम लोग को फील होता है। अब जो है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की बात बोले तो इसमें शुगर के ऐसे चेन रहते हैं जो कि बहुत ही घुमा के एक दूसरे के साथ बॉन्डेड रहते हैं, पूरे स्ट्रेट चेन नहीं रहते। जो चीज़ जितनी गांठें पड़ी होंगी ना उसको तोड़ना उतना मुश्किल होता है। तो जब हम लोग कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इनटेक करते हैं तो हमारे बॉडी को उसमें से रिएक्शन करके शुगर को एब्जॉर्ब करने में काफ़ी समय लगता है, ब्लड शुगर में उसको चेंज करने में काफ़ी समय लगता है, तो उन्हें हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से इंस्टेंट एनर्जी रिलीज़ नहीं होता है। ये किससे मिलेगा हम लोग को? ये सारे सीरियल्स, पल्सेस, वीट, राइस, किडनी बीन्स, ये सब से हम लोग को कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। डज नॉट रिलीज एनर्जी इंस्टेंटली। ठीक है, ऐसा होता है। अब है कि जब हम लोग जो है जो भी 1 ग्राम अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे तो 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स अगर हम लोग इनटेक कर रहे हैं तो उससे 4.2 कैलोरीज ऑफ एनर्जी हम लोग को रिलीज़ हो रहा है। ठीक है, इतना एनर्जी हम लोग को रिलीज़ हो रहा है 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स खाने से। अप्रॉक्सीमेटली 4.2 कैलोरीज ऑफ एनर्जी रिलीज़ हो रहा है। तो अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स की बात बोले तो वो ऐसा न्यूट्रिएंट है हमारे फूड का जो कि हम लोगों को एनर्जी प्रोवाइड करता है।
ताकि हम लोग के जितने भी दिन भर की एक्टिविटीज़ है, बॉडी की एक्टिविटीज़ की, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जैसे हार्ट हमारा वर्क कर रहा है, कि जो भी ऑर्गन्स हमारे वर्क कर रहे हैं उनको भी एनर्जी चाहिए। तो वो सब जो है हमारे बॉडी को वो एनर्जी कहाँ से मिलता है? कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट्स हम सफिशिएंट अमाउंट में नहीं खा रहे हैं, हमें कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी कम मिल रही है जितने हमारे बॉडी को चाहिए, तब क्या होगा? बॉडी का ऑर्गन्स तो काम करना बंद नहीं करेगा, वो तो एनर्जी यूज़ करेगा ही। तो वो क्या करेगा? बॉडी में जो प्रोटीन्स हैं प्रेजेंट, वो प्रोटीन्स से वो एनर्जी लेना शुरू करेगा। पर प्रोटीन्स का मेन काम क्या है? कि वो बॉडी को बिल्ड करेंगे, नए सेल्स टिश्यूज़ को वो डेवलप करते हैं। अब चूँकि प्रोटीन्स से वो एनर्जी लेने का काम कर ले रहा है, तो प्रोटीन्स कम पड़ जाएंगे हमारे बॉडी में नए सेल्स टिश्यूज़ को बनाने के लिए, जिसके कारण बॉडी में दूसरे प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाएंगे। इसीलिए कार्बोहाइड्रेट्स भी एडिक्वेट अमाउंट में लेना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ कैसी है। जो व्यक्ति ज़्यादा बैठ के रह रहा है उसे उतने कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत नहीं है। जो ज़्यादा फिजिकल लेबर वर्क कर रहा है, खासकर स्मॉल चिल्ड्रन जो हैं, जो बहुत दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, उनको ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत है। अब है जो कि कार्बोहाइड्रेट्स दो तरह के होते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स वो होते हैं जो कि वाटर में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, पानी में घुल जाते हैं, वाटर में, हमारे बॉडी के भीतर जो वाटर है उसमें वो सॉल्युबल हो जाएंगे। दे आर फास्टली डाइजेस्टेड बाय द बॉडी, है ना, बॉडी जल्दी जल्दी उन्हें हजम कर पाएगा, उन्हें पचा पाएगा। वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और वाटर सॉल्युबल होते हैं। उनमें फ्रूट्स आते हैं, सब लोग कहते हैं ना फ्रूट्स का वो जल्दी पच जाते हैं, तो फ्रूट्स आते हैं। फ्रूट्स में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो क्या होता है? फ्रक्टोज होता है। इसी तरह टेबल शुगर जो है, जो नॉर्मली चीनी हम लोग यूज़ करते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट क्या है? उसका नाम सुक्रोज है। इसी तरह हम लोग मिल्क लेंगे, है ना, मिल्क इंटेक करेंगे तो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होगा वो लैक्टोज कहलाता है। तो ये सब से क्या है, ये सब तुरंत एनर्जी में चेंज हो जाते हैं जैसे ही हम लोग इनको इंटेक करते हैं, और हमारा बॉडी तुरंत इनको एब्जॉर्ब कर लेता है। जो सबसे फास्ट हमारा बॉडी एब्जॉर्ब कर पाता है वो है ग्लूकोज, है ना। ग्लूकोज के फॉर्म में जब शुगर रहेगा तो उसे तुरंत हमारा बॉडी एब्जॉर्ब कर लेता है और ये आसानी से डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो हमको तो इंस्टेंट एनर्जी, तुरंत एनर्जी की ज़रूरत है, तो हम ये सब यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए वीकनेस लग रहा है, हमें तुरंत एनर्जी चाहिए, तो ये सब यूज़ कर सकते हैं। और सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, उसके चेन्स ज़्यादा घूमे हुए नहीं रहते हैं, ऑलमोस्ट स्ट्रेट जैसे ही होते हैं, इसीलिए वो चेन्स टूट जाते हैं आसानी से और हमारे बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी मिल जाता है। अब जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं और नॉट डाइजेस्टेड क्विकली, वो आसानी से जल्दी जल्दी हजम नहीं हो पाते हैं बॉडी में, उन्हें पचाने में, उन्हें डाइजेस्ट होने में हमारे बॉडी को टाइम लगता है। और चूँकि वो जब डाइजेस्ट होंगे उसके बाद रिएक्शन होगा, उसके बाद उससे एनर्जी रिलीज़ होगा जो कि हमारे ब्लड शुगर में जाएगा। हाँ, उनमें स्टार्च रहता है, वो स्टार्च रिएक्शन होके एनर्जी में चेंज होगा, फिर वो हमारे ब्लड शुगर में जाएगा, ठीक है। तो चूँकि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में उसके चेन्स बहुत घूमे रहते हैं, वो चेन्स को टूटने में समय लगता है, उनको डाइजेस्ट होने में समय लगता है, इसलिए एनर्जी उससे इंस्टेंटली रिलीज़ नहीं होता है, ठीक है। वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। साथ ही साथ वो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, वाटर में घुल नहीं पाते हैं, ठीक है। अब अगर सोर्सेज देखेंगे तो जैसा मैंने आपको बताया था, ये जो सीरियल्स है, वीट, राइस, मेज, पल्सेस, किडनी बीन्स, चिकपीस, रूट्स एंड ट्यूबर्स, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, ये सब जो है कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज हैं। और ये सब ऑलमोस्ट जितने भी हैं ये सारे जो हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स कौन से हैं? फ्रूट्स हैं, टेबल शुगर है, मिल्क है, वो सब सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है। अब है कैलोरीज की बात हम करें। कैलोरी जो है वो एनर्जी का एक यूनिट होता है ना, जैसे लेंथ का यूनिट मीटर, किलोमीटर होता है, वैसे एनर्जी का यूनिट कैलोरी, किलो कैलोरी होता है, ठीक है। 1 किलो कैलोरी क्या होता है? 1 कैलोरी क्या होता है? 1 किलोग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर को 1 डिग्री राइज कराने के लिए, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 1 किलोग्राम ऑफ वाटर है हमारे पास, और उसको हमको मान लीजिए वो 30 डिग्री में है, उसको हमको 31 डिग्री सेल्सियस में लाने के लिए जितना हम उसमें हीट देंगे, उसे मान लीजिए किसी वेसल में आपने पानी रखा है 1 किलोग्राम, उसे गैस में आप हीट कर रहे हैं और कुछ देर बाद आप थर्मोमीटर डाल के देख रहे हैं कि वो 1 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर बढ़ गया है। तो उतनी देर में जितना हीट हमने उसको प्रोवाइड किया वो ही
1 कैलोरी कहलाएगा। ठीक है, तो 1 ग्राम अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट यूज़ करते हैं तो हम लोग को 4.2 कैलोरीज ऑफ एनर्जी हमारे बॉडी को मिलता है। ठीक है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाने से। और मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर हम लोग एडिक्वेट अमाउंट में, जितने हमारी बॉडी को ज़रूरत है उतने कैलोरीज नहीं इंटेक करेंगे तो प्रोटीन्स को ब्रेकअप करके हमारा बॉडी उससे एनर्जी लेना शुरू कर देगा। अब आपकी बुक में एक छोटा नोट नया बताया गया है कि बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, है ना, जहाँ पे जो मेज है ना, मक्के की जो पौधे हैं उनसे जो है उनका जो बायो वेस्ट निकलता है, उनके जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं उससे जो है फ्यूल बनाया जा रहा है। हाँ, गाड़ियों के ईंधन जो हैं, पेट्रोल डीजल जो भी है उससे बनाया जा रहा है मक्के के पौधे से, और उससे बहुत सारे ब्राज़ील में, इंडिया में उसको यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट न्यूट्रिएंट के बारे में पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट हमने पढ़ लिया। Fats give us energy and help our body absorb other nutrients. They give greater amount of energy than carbohydrates. Food containing fats and carbohydrates are called as energy giving foods. Our body can utilize carbohydrates more easily as compared to fat for producing energy. Fats are essential for our body because the layer of fat under the skin helps to conserve body heat. Animals like seals or polar bears have a thick layer of fat known as blubber under their skin to protect them from extreme cold of polar region. The fatty tissues surrounding organs like eye and kidney give protection by acting as shock absorbers. Fats help in the growth of tissues. Fats are available in oil-rich foods such as puris, kachoris, samosas, fried chips, peanuts, pakoras, ghee, butter, oil, etc. One must avoid fat-rich food as it may make you overweight. We know that fat is very important for our body, but consuming it in excess may lead to obesity. Sources of fat: cooking oil, ghee, butter, oilseeds, nuts, meat, poultry, egg yolk, whole milk, cheese. Fats are of two types, good fat and bad fat. Good fat helps body to fight cancer and provide energy. Bad fat deposits in body and causes heart problems. Cellulose is a complex carbohydrate. Cellulose is not digested by the human body because it does not have any enzyme to break it down. It is excreted out as such. Cows and buffaloes can digest cellulose. अब हम लोग जो नेक्स्ट न्यूट्रिएंट के बारे में पढ़ेंगे वो होगा फैट्स। ठीक है, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट दोनों ही एक साथ मिलके क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। दोनों ही एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड हैं। ठीक है, फैट्स भी है और कार्बोहाइड्रेट्स भी। पर फैट्स का एक फंक्शन क्या है कि फैट्स जो है वो एनर्जी तो प्रोवाइड करेगा ही, साथ ही है कि वो और दूसरे न्यूट्रिएंट को भी बॉडी में अब्जॉर्ब होने में मदद करेगा। ठीक है, और कोई पोषक तत्व हमारा बॉडी ले रहा है तो उसे बॉडी को एब्जॉर्ब करने में मदद कौन करेगा, फैट्स करेगा। ठीक है, अब फैट्स क्यों ज़रूरी है बॉडी के लिए? एनर्जी तो कार्बोहाइड्रेट से मिल रहा है, फिर भी फैट्स की भी हमारी बॉडी को ज़रूरत है। क्या है कि जो हमारे स्किन के लेयर के अंदर भी फैट्स रहते हैं, फैट्स का एक लेयर रहता है, वो क्या करता है कि हमारे बॉडी हीट को कंजर्व करके रखता है। मतलब हमारे बॉडी की गर्मी को बाहर जाने नहीं देता, तो हमारा बॉडी ज़्यादा ठंडा नहीं हो जाता है। अगर बॉडी बहुत ठंडा हो जाएगा तो चिल्ड हो जाएगा और पैरालिसिस या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ऑर्गन्स डैमेज हो सकते हैं। तो हमारे बॉडी की गर्मी को वह मेंटेन करके रखता है। फैट्स का जो एक डिपॉजिट है हमारे स्किन के नीचे, पूरा एक लेयर है, वो हमारे बॉडी के हीट को मेंटेन करके रखता है। अब जो जानवर बहुत ठंडी जगह पे रहते हैं ना, बर्फ़ वाली जगह पे, जैसे पोलर बियर, सब बहुत ही ठंडी जगह पे रहते हैं, तो उनके बॉडी के स्किन के नीचे एक बहुत ही थिक, बहुत ही मोटा लेयर है फैट्स का। ठीक है, जिसे ब्लबर कहते हैं।
वो ब्लबर उनकी बॉडी की गर्मी को पूरा मेंटेन करता है और बाहर की ठंड को उनकी बॉडी में आने नहीं देता है, अंदर की गर्मी को बाहर जाने नहीं देता है। इसी तरह वो इतने स्नो वाले एरिया में भी अपने आप को प्रोटेक्ट करके रख पाते हैं, जो भी पोलर बियर सब होते हैं। आपने देखा होगा ना फोटोग्राफ्स में पोलर बियर। साथ ही साथ फैट और क्या करता है, फैट का जो लेयर है खासकर हमारी आँखों के पास है कि किडनीज़ के पास है, जो फैट का लेयर है वो क्या करता है, इन नाजुक ऑर्गन्स को एक्सटर्नल इंजरी से बचाता है। अगर हमें कभी अचानक से किसी ने कहीं से ज़ोर से मार दिया कि हमें कहीं से चोट लगी, तो ये जो फैट का लेयर है वो बाहर के शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है। अचानक से हम गिरे, हमारे आँखों के आसपास झटका लगा, तो ये जो फैट का लेयर है वो उस झटके को सह लेता है और आँखों को प्रोटेक्ट करता है। इसी तरह किडनीज़ के पास जो फैट का लेयर है वो उनको सह लेता है, उस झटके को, उसके शॉक को वो सह लेता है और किसी तरह के बाहर की चोट को वो सह लेता है और किडनीज़ को प्रोटेक्ट करता है। मतलब हमारे अंदर के ऑर्गन्स को बचाने के लिए भी फ़ैट की ज़रूरत है, वो हमारे बॉडी के हीट को कंजर्व करने के लिए भी फ़ैट की ज़रूरत है, मतलब बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, हमारे बॉडी को एनर्जी देने के लिए भी फ़ैट्स की ज़रूरत है। ठीक है, अब फैट्स का अगर हम लोग सोर्सेज देखेंगे, ठीक है, सोर्सेज ऑफ फैट्स देखेंगे तो क्या होगा, मेनली हम लोग का जितना भी हम लोग ऑयल खाते हैं, चाहे वो बटर हो, है ना, बटर, घी, चीज़ हो, ठीक है, ये सबसे हम लोग को फैट मिलता है। इसी तरह जितने भी ऑयल सीड्स है, ऑयल सीड्स क्या होते हैं, ऐसे बीज होते हैं जिनसे ऑयल निकलता है। जैसे ग्राउंडनट ऑयल होता है तो वो किससे, ग्राउंडनट के बीज से निकलता है, बादाम से। इसी तरह सनफ्लावर ऑयल होता है तो सनफ्लावर के सीड्स से निकलता है, तो उस तरह के सीड्स को हम लोग क्या कहेंगे, ऑयल सीड्स कहते हैं। और सोर्सेस क्या है, मीट, पोल्ट्री, एग यॉक, यानी कि हम लोग जो भी मीट खाएंगे, गोट का खाएंगे, या फिर जो भी हैन, है ना, हैन मतलब कि जो भी आप बतख खाएंगे, हैन खाएंगे, ये खाएंगे, पिजन खाएंगे, वो सब से जो है हम लोग को मिलता है फैट्स। इसी तरह एग यॉक जो है, एग खाएंगे, एग के पीले वाले भाग को खाएंगे हम लोग, तो उससे भी हम लोग को फैट्स मिलता है। उसी तरह होल मिल्क जो होता है उससे भी फैट मिलता है। होल मिल्क क्या होता है, जिस मिल्क से क्रीम निकाला हुआ नहीं है, ठीक है, क्रीम को स्किम करके ऊपर से क्रीम को नहीं हटाया गया है, होल मिल्क है, उससे भी हम लोग को फैट्स मिलता है। चीज़ से भी हम लोग को फैट्स मिलता है। और फैट्स दो तरीके का होता है, एक होता है गुड फैट्स और एक होता है बैड फैट्स, ठीक है। जो बैड फैट्स होता है उसको कंज्यूम करने से हमारे बॉडी में कैंसर जैसी डिजीज़ेस होने के चांसेस रहते हैं, और जो गुड फैट्स होता है वो बॉडी को हेल्दी रखता है। तो ये आप लोग थोड़ा रिसर्च करेंगे तो जान पाएंगे कौन सा गुड फैट्स है, कौन सा बैड फैट्स है। ड्राई फ्रूट्स के थ्रू जो मिलेगा, गुड फैट्स जो है अच्छे वेजिटेबल ऑयल से गुड फैट्स मिलता है, तो वो सब हम लोग कंज्यूम करेंगे तो हमारा बॉडी हेल्दी रहेगा। और बैड फैट्स हम लोग को कम कंज्यूम करना चाहिए, गुड फैट्स ज़्यादा कंज्यूम करना चाहिए, ठीक है। अब फैट्स का नुकसान क्या है, बहुत ज़्यादा फैट्स नहीं कंज्यूम करना चाहिए, थोड़े थोड़े अमाउंट में करना चाहिए, क्योंकि आप बहुत फैट्स कंज्यूम करेंगे तो फैट जो है बॉडी में डिपॉजिट होता जाता है, जमा होता जाता है। इट कैन लीड टू ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या होता है, बहुत ज़्यादा मोटापा जो होता है उसे ओबेसिटी कहते हैं, कि बॉडी अच्छे से काम भी नहीं कर पाए, ठीक से चल भी नहीं पाए, वो ओबेसिटी कहलाता है, ठीक है। तो फैट्स कम कम अमाउंट में कंज्यूम करना है। अब है सेलुलोज है एक चीज़, ठीक है। सेलुलोज जो है वो प्लांट का जो हम लोग प्रोडक्ट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स वगैरह खाते हैं, उसमें से कुछ कुछ पार्ट सेलुलोज होता है, या फिर पेड़ की जो छाल होती है, ट्रंक के ऊपर का जो लेयर होता है, बार्क जिसे कहते हैं, वो भी सेलुलोज होता है। तो सेलुलोज जो है हमारा बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। सेलुलोज एक फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट ही है जो हमारा बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, सिर्फ हमारे फूड को डाइजेशन करने में वो मदद करता है। पर जो एनिमल्स होते हैं जैसे कि काऊ है, बफेलो है, इनका जो स्टमक है उसमें स्पेशल तरीके से बना हुआ है कि इनका स्टमक उस सेलुलोज को डाइजेस्ट कर पाता है, इसीलिए ये लोग घास वगैरह खा लेते हैं और इनका बॉडी उसको डाइजेस्ट भी कर लेता है। अगर हम लोग घास खाएंगे तो क्या हमारा बॉडी डाइजेस्ट करेगा? नहीं, है ना। तो सेलुलोज ओनली हेल्प्स इन डाइजेशन बट इट
नेवर डाइजेस्टेड बाय द बॉडी एंड बॉडी डज नॉट एब्जॉर्ब इट। ठीक है, सेलुलोज क्या है, वो एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। तो ये हमने जो है फैट्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग नेक्स्ट न्यूट्रिएंट के बारे में पढ़ेंगे जो कि है प्रोटीन्स। Proteins present in our meal help us to grow, maintain and repair worn out cells which are the building blocks of our body. Therefore, it is advised to give protein-rich diet to children as it helps in the growth of their body. Food containing proteins are often known as body building foods. They help in the formation of new cells and replace the dead or the worn out cells. Proteins are converted to amino acids which help in building and repairing of body parts. Requirement of proteins per day depends upon the age, sex and body weight of an individual. Sources of proteins are plant protein and animal protein. Proteins obtained from plant are called plant protein. For example, soybean, pulses, nuts, oil seeds, sesame, groundnut. Animal proteins are obtained from animals. Example, meat, milk, egg, cheese, fish, lobsters, etc. Groundnut is rich in protein and is very cheap. So it is known as poor man's protein. तो हम लोग का नेक्स्ट न्यूट्रिएंट जो है, अभी हमने दो एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट के बारे में पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट न्यूट्रिएंट के बारे में पढ़ेंगे जो कि क्या है, वह है प्रोटीन्स है। प्रोटीन्स का और एक नाम क्या है, प्रोटीन्स को हम लोग कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। ठीक है, प्रोटीन्स का और एक नाम क्या है, बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटीन्स हम लोग को किस चीज़ में मदद करता है, जो है हमारे बॉडी में हर समय नए सेल्स टिश्यूज़ बन रहे हैं, बहुत सारे सेल्स टिश्यूज़ डैमेज हो रहे हैं, उनमें कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, वियर एंड टियर हो रहा है, मतलब वो टूट फूट रहे हैं, तो उनको हमारा बॉडी हर समय रिपेयर कर रहा है, नए सेल्स टिश्यूज़ बन रहे हैं। नए सेल्स टिश्यूज़ क्यों बन रहे हैं, क्योंकि बॉडी ग्रो कर रहा है, छोटे बच्चे लंबे हो रहे हैं, उनके हाथ पैर बढ़ रहे हैं, तो बॉडी ग्रो कर रहा है, तो उस समय नए सेल्स टिश्यूज़ बन रहे हैं। नए सेल्स टिश्यूज़ तो होल लाइफ ही बनते रहते हैं, है ना। इसी तरह जो वियर एंड टियर हो रहा है, जो टूट फूट गया है सेल्स टिश्यूज़, उनको हमारा बॉडी डैमेज को रिपेयर भी करते करते जा रहा है। कैसे, आपको कहीं पे चोट लगी, वहाँ का स्किन पूरा छिल के निकल जाता है और वो एरिया थोड़ा खोखला हो जाता है, फिर धीरे कुछ दिन बाद आप देखते हैं कैसे वो भर जाता है ना स्किन से। और कैसे हुआ, वहाँ पे नए सेल्स टिश्यूज़ बन गए। तो उन सबको, इन सब का बॉडी बिल्डिंग फूड, तो जितने भी सेल्स टिश्यूज़ नए बने बॉडी के ग्रोथ के लिए, या सेल्स टिश्यूज़ जो डैमेज हो गए उनके रिपेयर के लिए किसकी ज़रूरत है, प्रोटीन्स की ज़रूरत है। ठीक है, और प्रोटीन्स ज़्यादातर बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ, चिल्ड्रन नीड प्रोटीन, नीड इट अलॉट। ठीक है, बच्चों को इसकी बहुत ज़रूरत है क्योंकि बच्चों में अभी ग्रोथ हो रहा है, उनके ऑर्गन्स बढ़ रहे हैं, वो लंबे हो रहे हैं। ठीक है, तो उनको प्रोटीन्स की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, अब जो है प्रोटीन्स क्या होता है, प्रोटीन्स चेंज कर जाते हैं एमिनो एसिड्स में। ठीक है, रिएक्शन होता है, प्रोटीन्स एमिनो एसिड्स में चेंज करते हैं, जो कि ग्रोथ ऑफ बॉडी में मदद करता है। ठीक है, ग्रोथ ऑफ बॉडी में मदद करता है, वियर एंड टियर, ग्रोथ ऑफ न्यू सेल्स, हाँ, रिपेयर्स वियर एंड टियर ऑफ सेल्स टिश्यूज़, ये सब में प्रोटीन की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब जो है प्रोटीन कितनी मात्रा में ज़रूरत है, हाँ, इसका रिक्वायरमेंट कैसा है। रिक्वायरमेंट डिपेंड करता है आपकी एज कितनी है ना, आपकी हाइट कितनी है, आपकी बॉडी वेट कितना है। ठीक है, और आपके सेक्स कौन से हैं, मतलब कि आप मेल हैं कि फीमेल हैं, उस पर भी डिपेंड करता है प्रोटीन, है ना। एज, हाइट, बॉडी वेट और सेक्स पे डिपेंड करता है कि आपको कितने अमाउंट में प्रोटीन लेना चाहिए। आप जो प्रोटीन पाउडर के डब्बे अगर हम लोग बाहर से लाते हैं उसमें भी लिखा रहता है फॉर चिल्ड्रन 2 स्कूप्स पर डे, ऐसे करके लिखा रहता है। ठीक है, कि 2 चम्मच खाने की, 1 चम्मच खाने हैं, तो वो रिक्वायरमेंट डिपेंड करता है एज, हाइट, बॉडी वेट और सेक्स के लिए। ठीक है, कि आप मेल है फीमेल है, किसको कैसा प्रोटीन का ज़रूरत है। अब सोर्सेज ऑफ प्रोटीन क्या है, हम प्रोटीन हमको कहाँ से मिलते हैं। सोर्सेज ऑफ प्रोटीन अगर हम लोग देखेंगे तो
इसके दो तरह के सोर्सेज हैं, एक है प्लांट्स प्रोटीन है जो कि हमको प्लांट्स से मिलते हैं, और एक है एनिमल प्रोटीन्स जो कि एनिमल्स से मिलते हैं, एनिमल प्रोटीन्स, है ना। अब जो लोग मान लीजिए वेजिटेरियन है, उनको भी तो प्रोटीन की ज़रूरत है, तो उनको कहाँ से मिलेगा? उनको प्लांट प्रोडक्ट से प्रोटीन मिलेगा। प्लांट प्रोडक्ट में क्या है? सोयाबीन से, सोयाबीन जो हम लोग खाते हैं, पल्सेस है, तरह तरह की दालें जो हम लोग खाते हैं, ठीक है, नट्स है, तरह तरह के बादाम काजू वगैरह, ऑयल सीड्स है ना, तेल वाले बीज हैं। ऑयल सीड्स में क्या आ रहा है? ऑयल सीड्स में सेसमे और ग्राउंडनट, ठीक है। और एनिमल प्रोटीन में क्या है? मीट, मिल्क, एग, ठीक है, मीट, मिल्क, एग, चीज़, फिश, लॉबस्टर्स, फिश, चीज़, और एक क्या है? लॉबस्टर्स। देखिए, सोर्सेज ऑफ प्रोटीन में प्लांट प्रोटीन्स है और एनिमल्स प्रोटीन है। प्लांट प्रोटीन में सोयाबीन है जो हम लोग खाते हैं, पल्सेस है, तरह तरह की दाल है, नट्स जो हैं, तरह तरह के बादाम और ये काजू वगैरह, क्योंकि काजू भी कैश्यू नट है ना। ऑयल सीड्स, तरह तरह के तेल वाले बीज हैं, तिलहन के बीज जिन्हें कहते हैं। सेसमे, सेसमे मतलब तिल का, तिल जो हम लोग खाते हैं वो सेसमे है। ग्राउंडनट, बादाम का तेल जो हम लोग खाते हैं। इसी तरह एनिमल प्रोटीन्स कहाँ से हम लोग को मिल रहा है? मीट से, मिल्क से, एग से, फिश से, चीज़ और लॉबस्टर्स। लॉबस्टर क्या है? ये जो बड़े वाले ये होते हैं प्रॉन, आपने प्रॉन खाए होंगे, तो प्रॉन का जो बड़े बड़े साइज़ होते हैं उन्हें लॉबस्टर्स कहते हैं, ठीक है। जो बड़े साइज़ वाले प्रॉन होते हैं, जैसे कि हम लोग झींगा मछली कहते हैं, है ना, तो ये वो प्रॉन कहलाएंगे, बड़े साइज़ वाले झींगा मछली जो होते हैं, सी फूड है। तो इन सब से हम लोग को प्रोटीन्स मिलता है, ठीक है। अब जो है पुअर मैन्स प्रोटीन, अब एक पुअर मैन है, वो बहुत महंगा मीट, मिल्क मान लीजिए वह नहीं अफोर्ड कर पा रहा है, तो वो ग्राउंडनट खाता है ना, बादाम खाता है, तो वो भी उसको उससे प्रोटीन मिलता है, ठीक है। तो अब हम लोग प्रोटीन पढ़ लिए, अब हम लोग नेक्स्ट न्यूट्रिएंट पे जाएंगे। Water is a major constituent of our body. It forms about 75% of the body weight. We cannot live without water because it is present in all the cells and is a vital part of all living tissues. Water surrounds the tissues and organs and provides protection from shock. Water helps in digestion, absorption and transportation of nutrients in the body. It helps to excrete unwanted materials in the form of urine and maintain body temperature through perspiration. It constitutes the liquid part called plasma of the blood. Normally, we should drink 6 to 8 glasses of water every day. Other forms in which we can have water are milk, juice, vegetables, etc. Water loss from the body causes dehydration. During dehydration, blood gets thicker, causing severe pain and cramps. तो नेक्स्ट जो न्यूट्रिएंट है वो है वाटर। वाटर की हमारे बॉडी को बहुत ज़रूरत होती है ना। गर्मी में अक्सर हम लोगों ने सुना होगा डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब है बॉडी में हाइड्रेशन ठीक से नहीं हो रहा है, बॉडी में पानी की कमी हो रही है, ठीक है, उसे डिहाइड्रेशन कहते हैं। तो जो है गर्मी के दिनों में जब पानी की कमी हो जाती है बॉडी में, हम लोग अगर अच्छे से पानी नहीं पी रहे हैं तो डिहाइड्रेशन होता है, जिसके कारण सीवियर पेन एंड क्रैम्प्स होगा, बहुत बुरी तरह से दर्द होगा, रुक रुक के बार बार दर्द होता रहेगा, ठीक है, जब वाटर कम हो जाएगा बॉडी में, और चक्कर भी आने लगते हैं। अब है कि वाटर इतना मेन रोल क्यों प्ले करता है। हम लोग को कितने वाटर पीना चाहिए? 6 to 8 ग्लासेस पर डे हमारे बॉडी को वाटर की ज़रूरत है, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट रोल हम कहेंगे तो पहला वाटर का क्या है? हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड, है ना। जिस दिन आप कम पानी पिएंगे आप देखेंगे कि कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, हाँ, आपका जो स्टूल यूरिन अच्छे से नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो फूड को डाइजेस्ट कराने में मदद करने में सबसे पहला काम वाटर का होता है। दूसरा, हेल्प्स इन मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर, है ना।
बॉडी के हमारे बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, उसको वह मेंटेन करके रखता है, ना उसे ज़्यादा बढ़ने देता है ना उसे वह घटने देता है। हेल्प्स इन मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर। ठीक है। सराउंड्स द ऑर्गन्स एंड प्रोटेक्ट्स फ्रॉम शॉक्स, है ना। ऑर्गन के आसपास पानी घिरा रहता है, पानी ऑर्गन्स को घेर के रखता है, ऑर्गन के आसपास रहता है। बाहर से कोई तरह की चोट लगेगी अगर बॉडी को तो ऑर्गन डैमेज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पहले पानी पे वह असर आएगा, पानी के ऊपर धक्का लगेगा तो ऑर्गन्स को वह प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है। हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द बॉडी। Helps in transportation of nutrients. Constitutes liquid part of blood, that is blood plasma. Toxic wastes are excreted out of the body in form of urine. ठीक है। तो पहला है कि खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। दूसरा है हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जितने भी पोषक तत्व हमारे बॉडी खाने से ले रहा है उसको बॉडी की हर एक पार्ट में पहुंचाने में वो मदद करता है। हेल्प्स इन मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर ड्यूरिंग पर्सपिरेशन, जब हमें बहुत पसीना आता है, हमारे बॉडी से पसीना बहुत निकलने लगता है तो हमारा बॉडी थोड़ा ठंडा होने लगता है, तो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। अगर हमारे भीतर पानी रहेगा, बॉडी में ज़्यादा पानी रहेगा। ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, ऑर्गन के आसपास पानी जमा रहता है तो ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है उन्हें बाहर के इंजुरी से। ब्लड में जो है ब्लड प्लाज्मा जो है वो लिक्विड पार्ट है ब्लड का, है ना। ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है, तरल पार्ट जो है वो ब्लड प्लाज्मा है। आखिर ब्लड प्लाज्मा कैसे बनेगा? उसमें कुछ अमाउंट ऑफ वाटर भी रहेगा, तो अगर वाटर ही कम है तो ब्लड प्लाज्मा हमारे बॉडी में बनने में मुश्किल होगी। और जितने भी टॉक्सिक वेस्ट है ना, जितने भी अनवांटेड मटेरियल हैं, चाहे जो फूड से आए हैं कि बाहर के पोल्यूशन से हमारे बॉडी में आए हैं, वो बाहर हमारे बॉडी से कैसे निकलेगा? तो यूरिन के फॉर्म में निकलेगा। ज़्यादा पानी पिएंगे तो यूरिन के फॉर्म में हमारे बॉडी से निकल पाएगा या पर्सपिरेशन के फॉर्म में निकल जाएगा। एक्स्ट्रा जो भी मिनरल सॉल्ट्स हमारे बॉडी में गया है वो सब, या अनवांटेड वेस्ट मटेरियल है, वो सब इसके थ्रू निकल जाएगा। जब हम लोग को डिहाइड्रेशन होता है तब क्या होता है? ब्लड थिक हो जाता है ना। पानी की कमी हो जाती है बॉडी में, ब्लड थिक हो जाता है, उसके कारण हमें पेन्स और क्रैम्प्स होते हैं, बहुत तरह के दर्द होने लगते हैं। ठीक है। तो वाटर का बहुत सारा रोल है और ये आप अच्छे से समझ में आता होगा। जैसे ही आप पानी कम पिएंगे, बच्चों को तो खासकर अच्छे से समझ में आता है पानी कम पीने से कितनी प्रॉब्लम होगी, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट न्यूट्रिएंट के बारे में पढ़ेंगे, रफेज और डाइटरी फाइबर। ठीक है। अब हम लोग कौन सा नेक्स्ट पढ़ेंगे? रफेज और डाइटरी फाइबर। ये रफेज और डाइटरी फाइबर जो है वो आसानी से तो बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, उसे बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, पर वो डाइजेशन में मदद करता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग रीड करेंगे। रफेज इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट द ह्यूमन बॉडी कैन नॉट ब्रेक डाउन एंड absorb. It passes through the digestive tract unaffected. It does not provide any nutrient to our body, but is an essential component of our body and add to its bulk, thus prevent constipation. The added bulk also makes us feel full faster, hence we end up eating less food. In addition, fiber can supply food for the bacteria that live in our colon, which produces chemicals that improves colon health. Roughage is found
in food obtained from plants such as fruits, vegetables, whole grains, legumes, nuts and seeds. अब है कि रफेज क्या होता है, ठीक है। रफेज जो है वो एक फॉर्म ऑफ क्या है, फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। मैंने इसके पहले आपको सेलुलोज के बारे में बताया ना, सेलुलोज भी एक फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट था जो कि ह्यूमन बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता था। इसी तरह रफेज भी एक फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है जिसके चेन को ह्यूमन बॉडी अंदर ब्रेक नहीं कर पाता है, उससे हम लोग एनर्जी नहीं ले पाते। तो एक तरह से देखेंगे तो वो हमारे बॉडी को कुछ भी न्यूट्रिएंट नहीं प्रोवाइड करता है, फिर भी वो एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है हमारे मील का, है ना, हमारे बैलेंस डाइट का एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है। रफेज ज़रूर ही खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इट हेल्प्स इन डाइजेशन, ठीक है, इट हेल्प्स इन डाइजेशन। हमेशा आप लोग को बोला जाता है ना, वेजिटेबल्स ज़्यादा खाओगे, सलाद ज़्यादा खाओगे, क्यूकम्बर, रेडिश, कैरेट्स ये सब ज़्यादा खाओगे, कैबेज। क्यों? क्योंकि एड्स टू बल्क, आप जो भी खाना खा रहे हैं उसके साथ मिलके ये खाना के क्वांटिटी को बॉडी के भीतर बढ़ा देता है, ठीक है। जो खाना की क्वांटिटी को ये बढ़ा देता है तो हमें लगता है कि हाँ हमारा पेट जल्दी भर गया है, अब हमें और भूख नहीं लग रही, हमें कम खाना चाहिए, है ना। तो एड्स टू बल्क, साथ ही साथ वो चूँकि बॉडी में फूड बल्क में है तो फूड डाइजेस्ट जब होगा तो ये इसको मदद करेगा, बॉडी में फूड को डाइजेस्ट कराने में ये मदद करेगा, है ना। फूड को स्लोली स्लोली ये डाइजेस्ट करा देगा, उसमें ये मदद करेगा। साथ ही साथ है हमारा बॉडी तो इसे एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, तो हमारा यूरिन स्टूल के साथ ये एक्सक्रीट भी हो जाएगा, बॉडी से बाहर भी निकल जाएगा। पर ये क्या करता है, ये हमारे कोलोन में बैक्टीरिया इन कोलोन जो है, बैक्टीरिया इन कोलोन इज प्रोवाइडेड फूड बाय रफेज। हाँ, हमारे कोलोन में मतलब कि हमारे जो इंटेस्टाइन्स में गुड बैक्टीरिया भी है, बैड बैक्टीरिया भी है। तो जो गुड बैक्टीरिया है जो कि हेल्दी बॉडी के लिए ज़रूरत है, उन्हें जो खाना है वो कौन देता है, वो रफेज और डाइटरी फाइबर उन्हें खाना देते हैं। तो यानी कि गुड बैक्टीरिया हमारे बॉडी में अच्छी तरह से बढ़ पाएंगे और हमारा बॉडी हेल्दी रहेगा। इसके सोर्सेस क्या हैं, तो इसके सोर्सेज में आप देखेंगे तो सबसे पहले ये वेजिटेबल्स ही इसका सोर्सेज है। वेजिटेबल्स में भी सलाद मटेरियल्स जो होता है, सलाद जो हम लोग खाते हैं, वो रफेज का सबसे बड़ा सोर्स है, ठीक है। फ्रूट्स में लेग्यूम्स मतलब कि आपके दाल हो, मटर हो, वो सब में रहते हैं। फ्रूट्स में रहता है रफेज, नट्स में और सीड्स में, बादाम में और तरह तरह की जो बीज वाले चीज़ हम खाते हैं उसमें भी रहेगा, ठीक है। नट्स में रहेगा, लेग्यूम्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, सलाद में, ठीक है ना। बीज जैसे मटर के हम लोग बीज ही खाते हैं ना, तो उस टाइप की चीज़ों में ये हम लोग को रफेज और डाइटरी फाइबर मिलता है। और ये बहुत ही ज़रूरी है। हमेशा सब लोग बोलते हैं कि आपके खाने में रफेज और डाइटरी फाइबर ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका खाना ही ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा तो आप मोटे होते जाएंगे और आपके बॉडी को न्यूट्रिएंट भी आसानी से नहीं मिलेगा। इसलिए रफेज ज़रूर खाना चाहिए ताकि हमारे बॉडी को न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब कर सके हमारा बॉडी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग जो न्यूट्रिएंट पढ़ेंगे वो है विटामिन्स एंड मिनरल्स। Vitamins are a group of nutrients that our body requires in small quantities. They help in protecting our body against diseases. The vitamins are represented by the letters of alphabet such as A, B, C, D, E, and K. Minerals are required by our body for its proper functioning, normal growth, and good health. Some of the important minerals needed by our body are calcium, phosphorus, iron, iodine, sodium, and potassium. ठीक है। तो नेक्स्ट न्यूट्रिएंट जो है वो क्या है हमारे बॉडी में, विटामिन्स एंड मिनरल्स है, ठीक है। अब ये जो विटामिन्स और मिनरल्स है वो हमारे बॉडी को बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं चाहिए, वो कम अमाउंट में भी मिलने से चल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो विटामिन्स और मिनरल्स जो हैं वो हमारे बॉडी को डिजीज़ेस से फाइट करने की शक्ति देते हैं, ठीक है। बाहर के जो भी डिजीज़ेस हमारे बॉडी में अटैक कर रहे हैं उन्हें फाइट करने की ये शक्ति हमें देते हैं, हमारे बॉडी का इम्यून पावर को ये बढ़ाते हैं, ठीक है। विटामिन्स एंड मिनरल्स ये दोनों हम लोग को कैसे चाहिए,
स्मॉल क्वांटिटीज़ में चाहिए, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं चाहिए। विटामिन्स क्या करता है? हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस। फ्रॉम डिजीजेस। और मिनरल्स क्या करता है? मेंटेन्स प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, हमारा बॉडी अच्छी तरह से काम करे उसमें वो मदद करता है। प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी, कि हमारा बॉडी का सारा ऑर्गन्स अच्छी तरीके से काम करते रहे, बॉडी का सारा फंक्शन ठीक ठाक चलता रहे और नॉर्मल ग्रोथ हो बॉडी का, जैसा नॉर्मल ग्रोथ होना चाहिए, एक्सेस भी नहीं हो, कम भी नहीं हो, ठीक है, नॉर्मल ग्रोथ होना चाहिए। बॉडी जो है गुड हेल्थ के लिए भी ये मदद करता है, ठीक है, विटामिन्स और मिनरल्स। अब विटामिन्स का लिस्टिंग क्या होता है? विटामिन अलग अलग तरह के होते हैं ना, विटामिन ए होता है, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन बी भी होता है, ठीक है, ए बी, विटामिन सी भी होता है, ए बी सी डी ई के होता है। और मिनरल्स जो हमारे बॉडी को चाहिए वो क्या होता है? सोडियम, मैं सिंबल लिख रही हूँ, उसकी जगह ये लिख देती हूँ, सोडियम चाहिए हमारे बॉडी को, फास्फोरस चाहिए, आयोडीन, है ना, कैल्शियम, आयोडीन, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन, ये सब हमारे बॉडी को मिनरल्स की ज़रूरत है। और विटामिन ए बी सी डी ई के हमारे बॉडी को विटामिन्स की ज़रूरत है, जो कि हमारे अलग अलग तरह की बीमारियों से हमें बचाएगा और ये हमारे बॉडी के ठीक फंक्शन कराएगा, बॉडी ठीक ठाक से चले, उसके लिए हमें मिनरल्स की ज़रूरत होती है। और ये सब बहुत ही थोड़े थोड़े अमाउंट में मिलने से भी चलेगा, पर है कि ज़रूरी है, मिलना ज़रूरी है। अब आगे पढ़ते हैं। Balanced diet. The food we eat daily is known as diet. It is important for us to take all the nutrients in our diet in appropriate amounts. A single food, for example, chapati, rice or potato, does not contain all the nutrients. A balanced diet is defined as the diet which includes different types of nutrients in proper proportions that an individual needs and must also include enough water and roughage. The balanced diet depends on age, sex and type of work that one does. For example, growing child needs more protein than a grown-up man. A laborer needs more energy which he can get by eating more fats and carbohydrates. Eating the right kind of food is not enough. It should also be cooked properly so its nutrients are not lost. Repeated washing of rice and pulses remove water-soluble vitamins and minerals and hence lowers the nutritive value. Washing of fruits and vegetables after peeling and cutting removes the water-soluble vitamins and minerals. Cooking improves the taste of food and makes it easier to digest, but many useful proteins and minerals are lost if excess water is used and is then thrown away. Overcooking also destroys the nutrients of the food. We should include fruits and vegetables in our diet as vitamin C gets easily destroyed during cooking. ठीक है, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, हमने सारे न्यूट्रिएंट्स के बारे में डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट का मतलब क्या है? बैलेंस्ड डाइट का मतलब है कि हमारा जो फूड है वो बैलेंस्ड होना चाहिए। बैलेंस्ड हमारा फूड कैसे होगा? हम लोग को सारे तरह के न्यूट्रिएंट मिलने चाहिए। बैलेंस्ड डाइट का मतलब है obtaining all nutrients and in proper proportion through our diet, है ना। क्या होना चाहिए कि जैसा आपने पढ़ा कि हमें कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स कम चाहिए, तो थोड़े अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स होने चाहिए, थोड़े अमाउंट में विटामिन्स और मिनरल्स होने चाहिए, प्रोटीन्स थोड़े ज़्यादा अमाउंट में होने चाहिए, तो और साथ ही साथ वाटर और रफेज और डाइटरी फाइबर का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब कुछ हमारे खाने में होना चाहिए। सिर्फ अगर हम राइस खाएंगे तो हमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, है ना। और प्रॉपर प्रोपोर्शन में भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम इतना फिजिकल वर्क नहीं कर रहे और कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खा रहे हैं तो हम तो मोटे हो जाएंगे, फैट्स ज़्यादा खा रहे हैं तो मोटे हो जाएंगे। तो
यानी कि बैलेंस डाइट जो है इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए और प्रॉपर प्रोपोर्शन में होने चाहिए। वो क्या चीज़ पे डिपेंड करेगा कि जिसको हम वो डाइट दे रहे हैं वो कितने एज का है, उसका हाइट कितना है, उसका वेट कितना है, साथ ही साथ वो किस तरह का काम कर रहा है। जैसे कि जो ग्रोइंग चिल्ड्रन होते हैं, जो बच्चे बढ़ रहे हैं, स्कूल में सीढ़ियाँ ऊपर नीचे हो रहे हैं, खेल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं ना, तो ऐसे बच्चों को उनका बॉडी अभी ग्रो कर रहा है, ऑर्गन्स ग्रो कर रहे हैं, नए नए टिश्यू सेल्स बहुत बन रहे हैं, उनको सबसे ज़्यादा क्या चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स भी अच्छे अमाउंट में चाहिए, प्रोटीन्स भी उनको अच्छे अमाउंट में चाहिए, ताकि उनका बॉडी आसानी से अच्छे से बिल्डअप होता जाए। ठीक है, सेल्स टिश्यूज़ बिल्डअप होते रहे। साथ ही साथ इन बच्चों को कुछ अच्छे अमाउंट में विटामिन और मिनरल भी चाहिए, क्योंकि चूँकि बाहर जा रहे हैं तो इनका बॉडी एक्सपोज हो रहा है डिजीज़ से, तो डिजीज़ से बचने के लिए इन्हें विटामिन और मिनरल्स भी अच्छे से चाहिए। इसी तरह जो लेबरर लोग होते हैं, है ना, जो कूली लोग होते हैं, जो काम करते हैं, या जो फार्मर्स होते हैं, जो खेतों में काम करते हैं, लोग बहुत फिजिकल वर्क करते हैं, है ना, दिन भर वो हाथ पैर सब चलाते रहते हैं और घर काम खेतों में मिट्टी खुदाई करते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो उनको बहुत एनर्जी चाहिए। इसलिए उनको कार्बोहाइड्रेट और फैट रिच फूड की ज़रूरत होती है ना। आपने देखा होगा जो लेबर लोग होते हैं वो लोग इतना इतना राइस खा लेते हैं, फिर भी वो मोटे नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनके बॉडी को राइस की ज़रूरत है, एनर्जी की ज़रूरत है और फैट्स की ज़रूरत है, इसीलिए। ठीक है, तो ग्रोइंग चिल्ड्रन को ज़्यादा प्रोटीन चाहिए, लेबरर को ज़्यादा ये चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए। अब जो है खाना सिर्फ जो है ठीक तरीके से बैलेंस डाइट ले लिए, सारे न्यूट्रिएंट्स ले लिए, उस तरीके से खाना ही काफ़ी नहीं है। जब हम लोग खाना को कुक कर रहे हैं तो हमको इस तरीके से कुक करना चाहिए कि उसके न्यूट्रिएंट्स लॉस नहीं हो। ठीक है, जैसे कि राइस है या पल्सेस है, अगर हम उसको बहुत बार 5-6 बार अगर धो देंगे राइस और पल्सेस को, तो क्या होता है, उसमें जो भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो सब जो है वाटर के साथ सोल्यूबल हो जाते हैं, और जब हम लोग उस पानी को फेंक देते हैं तो सारे कार्बोहाइड्रेट्स बह जाते हैं वो पानी के साथ। ठीक है, इसी तरह जो है अगर हम लोग ये करेंगे, जैसे सब्जियों को बार बार ये बताया जाता है कि सब्जियों को काट कर नहीं धोना चाहिए, सब्जियों को काटने से पहले धोना चाहिए, या उनको पील ऑफ करने से, उनके छिलके उतारने के पहले उन्हें धोना चाहिए। हम लोग उनके छिलके उतार के उनको काट के जब धोएंगे तो क्या होते हैं कि सब्जियों के सारे विटामिन्स बह जाते हैं उस पानी के साथ। इस तरह कई बार होता है ना, सब्जियों को कुछ सब्जियों को जैसे पपैया वगैरह हम लोग बॉयल करके पानी फेंक देते हैं, उसमें भी अब कुछ सब्जियां होती हैं जिसमें पानी फेंकना होता है, जैसे जैक फ्रूट है, उसको बॉयल करके तो पानी फेंकना ही होगा, पर मैक्सिमम सब्जियों को कम से कम पानी में पकाना चाहिए और वो पानी को फेंकना नहीं चाहिए। ठीक है, नहीं तो सारे विटामिन मिनरल्स वाटर्स में सोल्यूबल होकर बह जाएंगे। इसी तरह फूड को बहुत देर तक कुक करने से क्या होता है, उसके न्यूट्रिएंट लॉस्ट हो जाते हैं, इसलिए बोलता है ढक के फूड को कुक करना चाहिए। फूड कुक करना चाहिए क्योंकि उसका टेस्ट बेहतर हो जाता है और डाइजेस्ट होने में उनको आसानी होती है, पर ओवर कुक अगर हम लोग क्या कर देंगे, बहुत देर उसको फ्राई करते रहेंगे खोल के, तो उसका न्यूट्रिएंट लॉस्ट हो जाता है। इसीलिए जो है हम लोग को खाना सिर्फ खाना बैलेंस डाइट का ज़रूरत नहीं, उसे सही तरीके से पकाना भी होना चाहिए। ठीक है, और जो है फ्रूट्स और वेजिटेबल को हमारे बॉडी में ज़रूर ही इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि फ्रूट्स और वेजिटेबल से हमको विटामिन सी भी मिलता है, जो कि एक्चुअली वो एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है। रोज़ ही वो बॉडी से ख़त्म हो जाता है और रोज़ ही बॉडी को उसकी ज़रूरत होती है, यूरिन वगैरह से वो निकल जाता है बॉडी से विटामिन सी, और रोज़ ही उसकी ज़रूरत होती है। तो रोज़ हम लोग फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाएंगे तो विटामिन सी हमारे बॉडी को मिलता रहेगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं, वो है ओबेसिटी। Obesity means having much more weight than the normal due to overeating. The people suffering from obesity have cravings for fat-rich foods more than what their body needs. They are more likely to suffer from heart diseases and circulatory problems. Malnutrition. A person consuming sufficient amount of food but with fewer nutrients is likely to suffer from deficiency of malnutrients. Malnutrition leads to deficiency disease and stunted growth over a period of time. Our body also prepares vitamin D in the presence of sunlight. Undernutrient. If a person not getting sufficient amount of food as per his requirement, he suffers from undernutrition. Causes of undernutrition are poverty, fashion-conscious people, non-availability of food due to droughts, floods, etc. ठीक है, अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है ओबेसिटी। इसके बारे में आजकल सब लोग जानते हैं, हर जगह देखिए आप अभी है कि स्कूल्स भी अगर हम लोग जाएंगे
तो ज़्यादातर बच्चे जो हैं 5-6 क्लास के बाद से बच्चे मोटे दिखाई देते हैं, है ना। तो स्कूल की बात होगी। नॉर्मली आप रोड पे भी जाएंगे तो आपको लोग ज़्यादातर मोटे ही दिखाई देंगे, ठीक है। ओबेसिटी एक ऐसा बॉडी का स्टेट है जब आपका बॉडी ओवर वेट हो गया है, जितनी आपके बॉडी को ज़रूरत है वेट की उससे ज़्यादा वेट आपके बॉडी को हो गया है, आप फैट्स डिपॉजिट आपके बॉडी में बहुत हो गया है और आप मोटे दिख रहे हैं। इसके कारण जो हो रहा है, आपको हमेशा इच्छा होता है कि आप फ्राइड फूड्स खाएंगे, फैट रिच फूड खाएंगे, तेल में छने हुए खाना खाएंगे, ना, तेल में छना हुआ, है ना, और फास्ट फूड ज़्यादा खाएंगे, पिज़्ज़ा बर्गर बच्चों को मन होता है ना, वो ओबेसिटी के कारण उनको ज़्यादा मन होता है। और इसके कारण जो है बच्चे बहुत ही मोटे होने लगते, बड़े लोग भी ओबीज हो जा रहे हैं, बड़े लोग भी मोटे हो जा रहे हैं। और ओबेसिटी बहुत ही ख़तरनाक है क्योंकि इससे एक तो ब्लड सर्कुलेशन प्रॉब्लम होगा, सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स तो होगा ही, साथ ही साथ इतना फैट्स जो बॉडी में डिपॉजिट हो जा रहा है, बैड फैट्स, उसके कारण हार्ट का प्रॉब्लम्स भी होगा। छोटे बच्चों को भी, बड़े को भी, किसी को भी हो सकता है। तो ओबेसिटी एक बहुत ही बैड स्टेट ऑफ बॉडी है, ठीक है। अब उसके बाद हम ये जो है ओबेसिटी का सबसे कॉमन सिम्टम क्या है, ओवरवेट, ठीक है, दिखाई देता है। अब है मैल न्यूट्रिशन। मैल न्यूट्रिशन क्या है कि आपको न्यूट्रिशन तो सफिशिएंट अमाउंट में मिल रहा है, ठीक है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन मिल रहा है, मतलब जितना खाना चाहिए आपको खाना मिल रहा है, 3 टाइम्स अ मील भी मिल रहा है, पर प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है, नॉट बैलेंस्ड, ठीक है, बैलेंस्ड नहीं है। जिस तरीके का होना चाहिए जिससे कि आपको सारे न्यूट्रिएंट मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहा है। आप कोई एक टाइप का ही फूड ज़्यादा खा रहे हैं, ठीक अमाउंट में खा रहे हैं जितना चाहिए बॉडी को, हाँ, पर है कि जैसा मिलना चाहिए, मान लीजिए आप विटामिन्स नहीं खा रहे, वेजिटेबल्स नहीं खा रहे, सिर्फ आप प्रोटीन्स खा रहे या सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे, तो उससे क्या होगा, इसका प्रॉब्लम स्टंटेड ग्रोथ, है ना, स्टंटेड ग्रोथ। बॉडी जो है आप देखेंगे हाइट नहीं बढ़ पाएगा, हाइट नहीं बढ़ पा रहा है, या कोई बॉडी का ऑर्गन अच्छे से डेवलप नहीं हो पा रहा है, स्टंटेड ग्रोथ हो जा रहा है, ठीक है। और डेफिशिएंसी डिजीज़ेस होता है। डेफिशिएंसी डिजीज़ेस क्या होता है, किसी की बॉडी में मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर विटामिन की कमी है, कोई एक मिनरल की कमी ज़्यादा हो जाती है, तो उसके कारण जो बीमारियां होती हैं, कोई एक पर्टिकुलर चीज़ की कमी से, कोई एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी से, उसे डेफिशिएंसी डिजीज़ेस कहते हैं। अभी हम लोग आगे डेफिशिएंसी डिजीज़ेस के बारे में पढ़ेंगे। और एक है अंडर न्यूट्रिशन, ठीक है। अंडर न्यूट्रिशन क्या है कि नॉट गेटिंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट, ठीक है, आपको जितना न्यूट्रिशन मिलना चाहिए आपको नहीं मिल रहा, आपको जितना खाना मिलना चाहिए एक दिन में 3 टाइम्स अ मील मतलब मिलना चाहिए, वो आपको नहीं मिल रहा है, जितने आपके बॉडी को खाना मिलना चाहिए। अगर बॉडी को खाना ही नहीं मिल रहा है तो उसमें पोषक तत्व कहाँ से मिलेंगे, पहले आप खाना खाएंगे तब तो पोषक तत्व जाएंगे, तो आपको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। इसके कॉजेज़ क्या है, मैल न्यूट्रिशन के कॉजेज़ क्या है। सबसे पहला कॉज होता है पॉवर्टी, गरीबी के कारण लोगों को 3 टाइम का खाना भी नहीं मिल पाता है, ठीक है, तो पॉवर्टी सबसे पहला कारण है। फिर लैक ऑफ फूड, उस एरिया में खाने की कमी है, क्यों, ड्यू टू ड्राफ्ट और फ्लड्स, क्या है कि या तो वहाँ सूखा पड़ गया या बाढ़ आ गई है, सारे खेत के फसल नष्ट हो गए हैं, खेतों में जो फसल उगी हुई थी वो सब नष्ट हो गए, बर्बाद हो गए हैं, और आपको वहाँ उस एरिया में खाना ही नहीं मिल रहा है, लोगों को खाना ही नहीं मिल रहा तो खाएंगे कैसे, ठीक है। पहला प्रॉब्लम है पॉवर्टी, दूसरा लैक ऑफ फूड है, और तीसरा क्या है, फैशन कॉन्शियस पीपल। बहुत लोग होते हैं ना, खासकर ये मॉडल्स लोग जो होती हैं, वो लोग जो है कार्बोहाइड्रेट्स खा लेंगी, फैट्स बिल्कुल नहीं खाएंगे, क्यों, क्योंकि वो लोग बोलते हैं हम लोग थोड़े से भी मोटे नहीं दिखने चाहिए, ठीक है। और एक पर्टिकुलर कुछ फूड वो लोग नहीं खाएंगे कि नहीं हम लोग को मोटे दिखने नहीं चाहिए, हम पतले दिखने चाहिए, हमारे हाथ पतले दिखने चाहिए, पैर पतले दिखने चाहिए। तो जो फैशन कॉन्शियस पीपल है वो ठीक तरह से न्यूट्रिशन लेते नहीं हैं, एक ही टाइम दिन भर में खाना खाते हैं, तो उनके बॉडी को न्यूट्रिएंट मिलता ही नहीं है, तो वो अंडर न्यूट्रिशन से वो भी ग्रसित होते हैं, ठीक है, उनको अंडर न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम होती है। तो ये सब हम लोगों ने तरीका देख लिया कि किस तरह खाने से प्रॉब्लम्स होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे
Deficiency diseases. Deficiency diseases. A disease which occurs largely due to the deficiency of one or more nutrients in the diet over a long period of time is called deficiency disease. For example, wheat and rice are rich in carbohydrates but poor in other nutrients and fats. Intake of these products only result in a deficiency of proteins and fats, which slows down growth. So to avoid deficiency disease, one must eat a balanced diet. Kwashiorkor. The child may suffer from kwashiorkor if his diet is protein deficient for a long period of time. The symptoms of this disease are stunted growth, swelling of face and limbs, discoloration of hair, thinning of legs, and protruding belly. Marasmus. This disease is caused due to deficiency of both proteins and carbohydrates. The symptoms of this disease are lean and thin child, complete or partial arrest of growth, and lack of movement by the child due to lack of energy. अब डेफिशिएंसी डिजीज़ेस जो हैं, ये मैंने जैसे आपको डिस्कस किया कि एक कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट हमारे बॉडी में कम जा रहा है जिसे हम नहीं खा रहे हैं, तो उसके कारण जो प्रॉब्लम्स होगी, हमारे बॉडी हेल्दी नहीं रह पाएगा और जो जिस तरह की बीमारी होगी उसे कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़ेस. ठीक है. व्हेन बॉडी obtains a particular nutrient in too less amount than needed. ठीक है. बॉडी को एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट जो है वो बहुत ही कम अमाउंट में मिल रहा है, जितना की ज़रूरत है, दैन नीडेड फ्रॉम देयर डाइट. जो डाइट वो खा रहे हैं उससे उनको कम मिल रहा है, तो तब डेफिशिएंसी डिजीज़ेस होती है. ठीक है. एग्जाम्पल, हम लोग जो वीट और राइस खाते हैं वो बहुत कार्बोहाइड्रेट्स उसमें होता है पर उसमें फैट्स नहीं होता है. तो कोई अगर सिर्फ वीट और राइस खा रहा है तो उसे कार्बोहाइड्रेट्स तो मिलेगा पर फैट्स नहीं मिलेगा, तो जिसके कारण जो है फैट्स की कमी के कारण जो डिजीज़ होनी चाहिए, बीमारियां होती है बॉडी में, वो उसको होने लगेगी. ठीक है. इसको डेफिशिएंसी डिजीज़ेस कहते हैं, यानी कि उसका डाइट बैलेंस्ड नहीं है. अब डेफिशिएंसी डिजीज़ेस मेनली बहुत सारी होती हैं, हम लोग मेनली दो के बारे में अभी पढ़ रहे हैं, क्वाशियोरकर और एक है मैरास्मस. क्वाशियोरकर में क्या होता है, ये प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है ना, प्रोटीन डेफिशिएंट होता है. और ये जो है ये प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स बहुत डेफिशिएंट होता है. ठीक है. क्वाशियोरकर एक बीमारी है, एक मैरास्मस बीमारी है. क्वाशियोरकर में प्रोटीन की कमी होती है, मतलब कि बच्चे को दाल, चने, राजमा, किडनी बीन्स ये सब अच्छे से नहीं मिल रहे हैं. ठीक है. उसको प्रोटीन्स अच्छे से नहीं मिल रहा है. दाल वगैरह लेग्यूमिनस जो फूड है जैसे मटर है ना, और तरह तरह के ऑयल सीड्स, वो सब उसे अच्छे से नहीं मिल रहा है, तो उसे प्रोटीन डेफिशिएंसी हो जाती है. इसमें क्या होता है, स्वोलन फेस एंड लिम्स, उसके जो चेहरा है और उसके जो हाथ पैर की ये उंगलियां हैं वो सब फूले फूले रहते हैं ना, स्वेल कर जाते हैं. स्वोलन फेस एंड, चेहरा उसका पूरा फूला हुआ दिखाई देता है, स्वेल किया हुआ दिखाई देता है. ठीक है. स्टंटेड ग्रोथ, देखिए स्टंटेड ग्रोथ के बारे में हम लोग कहेंगे. आपने गार्डन में एक पौधा लगाया, आप देख रहे हैं कि पौधा बढ़ नहीं रहा है, पौधा का हाइट और बढ़ नहीं रहा है, उसे ठीक से फर्टिलाइज़र वगैरह नहीं मिल पा रहा है. आप देखेंगे पौधे में धीरे धीरे फ्रूट्स भी आ गए, पर फ्रूट्स बहुत छोटे छोटे साइज़ के आए हैं, पौधा लंबाई में नहीं बढ़ा, फूल भी बहुत छोटे छोटे हो रहे हैं. उसे स्टंटेड ग्रोथ कहते हैं, रुक रुक के बढ़ना. हाँ, तो उसे स्टंटेड ग्रोथ करते हैं. जैसे कोई बच्चे कम हाइट के रह जाते हैं, नाटे रह जाते हैं, है ना, उनकी हाइट नहीं बढ़ती है, तो उसे क्या कहेंगे, वो स्टंटेड ग्रोथ कहलाएगा. तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी से स्टंटेड ग्रोथ होता है, स्वोलन फेस एंड लिम्ब होता है. ठीक है. और थिनिंग ऑफ लेग्स होता है, उनके पैर बहुत ही पतले रहते हैं. ठीक है.
और क्या है, प्रोट्रूडिंग बेली। बेली आपने देखा होगा गांव वगैरह में जहाँ पॉवर्टी बहुत रहती है, वहाँ पे देखेंगे बच्चे ऐसे दिखाई देते हैं, चेहरा फुला हुआ सा बड़ा सा दिखाई देगा, पैर हाथ के उंगलियाँ फुली हुई रहेंगी, पर वो कम हाइट के रहते हैं, उनके पैर पूरे पतले पतले रहते हैं और उनका पेट मोटा सा गोल सा दिखाई देता है। ये सब प्रोटीन की कमी से होता है। ठीक है, साथ ही आप देखेंगे उनके जो बाल हैं उनका भी कलर ठीक नहीं होता है, ब्राउनिश वगैरह टाइप का दिखने लगते हैं ब्लैक की जगह, तो डिसकलरेशन ऑफ हेयर भी होता है। हाँ, क्योंकि उनको प्रोटीन खाने में नहीं मिल पा रहा है। अब मैरास्मस जो है वो प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी के कारण होता है। हाँ, तो इसमें क्या होता है, बच्चे को लैक ऑफ एनर्जी हो जाता है, लैक ऑफ एनर्जी हो जाता है, सो लेस फिजिकल एक्टिविटी, बच्चा इधर उधर मूव नहीं करेगा, आप देखेंगे वो इधर उधर बिल्कुल भी नहीं चल पाएगा, ज़्यादातर वो बैठ के रहता है, क्योंकि उसके बॉडी में तो एनर्जी है ही नहीं, कार्बोहाइड्रेट की तो उसको कमी है ही। ठीक है, कंप्लीट और पार्शियल अरेस्ट ऑफ ग्रोथ, मतलब उसके बॉडी में या तो बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो रहा है, वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा है, या फिर थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। ठीक है, और क्या है, लीन एंड थिन, वो बहुत ही पतला लंबा सा सीक के जैसा दिखाई दे रहा है, एक पतली सी छड़ी के जैसा दिखाई दे रहा है, लीन एंड थिन चाइल्ड है। ठीक है, उसका मूवमेंट कम हो रहा है, उसके बॉडी में लैक ऑफ एनर्जी है, कंप्लीट और पार्शियल अरेस्ट ऑफ ग्रोथ है, उसका बॉडी बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा है और बहुत ही पतला दुबला सा है। तो ऐसे में मैरास्मस होता है जहाँ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है और क्वाशरकर में प्रोटीन की कमी होती है। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे जो कि लास्ट पोर्शन हमारे लेसन का है, विटामिन्स देयर सोर्सेज इंपॉर्टेंट डेफिशिएंसी डिजीजेज एंड सिम्टम्स, कि विटामिन्स जो हैं उनके सोर्सेज क्या हैं और उनकी कमी से क्या डिजीजेज होते हैं, तरह तरह के विटामिन्स क्या हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, आप लोग जान रहे हैं ना, सुन पा रहे हैं कि खाना अच्छे से क्यों खाना चाहिए, किस तरह का खाना खाना चाहिए ताकि आपके बॉडी बिल्कुल अच्छा फंक्शन करे। उसी तरीके से आप लोग एक बैलेंस डाइट लिया करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग विटामिन ए देखते हैं। ठीक है, और क्या होता है, विटामिन B1 है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन ई है और विटामिन के है। ठीक है, तो विटामिन ए के अगर हम लोग सोर्सेज देखें तो वह होता है मिल्क, बटर, हाँ, ये सब में हम लोग को विटामिन ए मिलेगा। मिल्क, बटर, एग्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, टोमेटोज़, ये सब में हम लोग को विटामिन ए मिलेगा। ठीक है, और जो है उसके कारण डिजीज़ क्या होती है, अगर वो कमी रहेगी तो नाइट ब्लाइंडनेस होगा, नाइट ब्लाइंडनेस होगा, हमें रात में अच्छी तरह से दिखाई नहीं देगा, कैन नॉट सी प्रॉपरली एट नाइट। ठीक है, और इसका इम्पोर्टेंस क्या है, कीप्स द आइज एंड द स्किन हेल्दी। इम्पोर्टेंस क्या है, आइज एंड स्किन हेल्दी वो रखता है, इसका यही इम्पोर्टेंस है। ठीक है, अब विटामिन B1 पे आ जाएंगे हम लोग, तो वो भी मिल्क, मीट, पी, सीरियल, लिवर, फिश, ये सबसे मिलता है। जितना भी सी फूड है और मिल्क, मीट, लिवर, ये सबसे हम लोग को मिलेगा विटामिन B1। ठीक है, उसकी डेफिशिएंसी डिजीज़ के क्या होगी, बेरी होगी। एक उसकी एक बीमारी है जहाँ पे बेरी होती है, उस बीमारी का नाम ही है बेरी, उस बीमारी का नाम है। उसमें क्या होता है,
नर्वस सिस्टम हमारा वीक हो जाता है, नर्वस सिस्टम वीकेंस, ठीक है। और इम्पोर्टेंस क्या है, हेल्दी ग्रोथ होगा बॉडी का, हेल्दी बॉडी रहेगा। विटामिन B1 खाने से हेल्दी ग्रोथ ऑफ बॉडी रहेगा, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ बॉडी अच्छा रहेगा, हेल्दी स्किन ग्रोथ रहेगा, हेल्दी नर्वस और डाइजेस्टिव सिस्टम रहेगा। और उसकी कमी से जो है नर्वस सिस्टम जो है वो अच्छे से काम नहीं करेगा, वीक मसल्स रहेगा और कम एनर्जी मिलेगी काम करने के लिए। अब विटामिन C अगर हम लोग आ जाते हैं तो हम लोग को ये टोमेटोज़ में, सिट्रस फ्रूट्स में, है ना, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, ये सब में हम लोग को मिलता है, ठीक है। अब विटामिन C की कमी से क्या होती है डिजीज़, ये होती है स्कर्वी। स्कर्वी का क्या सिम्टम है, स्वोलन गम्स एंड टीथ, गम्स एंड टीथ होगा, ब्लीडिंग होगा, गम्स और टीथ से ब्लड आएगी बाहर, ठीक है। और इसका इम्पोर्टेंस क्या है, तो ये इसका इम्पोर्टेंस क्या है, गुड स्किन देता है, अच्छा स्किन होता है अगर हम लोग विटामिन C खाएंगे। गुड बोन्स एंड ये गुड टीथ एंड गम्स हो रहेगा अगर विटामिन C हम लोग अच्छे से खाएंगे। तो ये ज़्यादातर खट्टे फलों में हम लोग को मिलता है। अब विटामिन D हम लोग को कहाँ से मिलेगा, मिल्क, बटर, और एक इम्पॉर्टेंट सोर्स क्या है इसका, सनलाइट है, ठीक है। मिल्क, बटर, ग्रीन वेजिटेबल्स, कॉड लिवर ऑयल और सनलाइट। हाँ, मिल्क बटर से मिलेगा, ग्रीन वेजिटेबल से मिलेगा, कॉड लिवर ऑयल जो होता है वो फ़िश के अंदर का एक पर्टिकुलर तरह का ऑयल होता है, उससे मिलता है। और सूरज की रोशनी में बैठने बोला जाता है ना, सूरज की रोशनी से हमारा बॉडी विटामिन D एब्जॉर्ब करता है। अब विटामिन D की कमी से क्या होता है, रिकेट्स होता है। रिकेट्स क्या है, वो बोन डिसऑर्डर होता है, बोन डिसऑर्डर, पैर ऐसे घूमे घूमे टेढ़े टेढ़े हो जाते हैं। हाँ, बच्चा अच्छे से चल नहीं पाता, उसके पैर का जो स्ट्रक्चर है वो ख़राब हो जाता है, और जो है बोन्स सॉफ्ट हो जाते हैं, डिफॉर्म हो जाते हैं, हाँ, बोन्स डिसऑर्डर हो जाते हैं। तो वो अगर ठीक रहने से क्या होता है, अगर विटामिन D आप अच्छे से खा रहे हैं तो बोन्स स्ट्रॉन्ग रहते हैं, ठीक है, बोन्स स्ट्रॉन्ग रहेंगे विटामिन D खाने से, टीथ और बोन्स स्ट्रॉन्ग रहेंगे और हेल्दी रहेगा हमारा बॉडी। अब विटामिन E जो है वो भी ऐसे ही है, मिल्क से, बटर से, वेजिटेबल ऑयल से, ऑयल से और होल ग्रेन से हमें विटामिन E मिलता है। मिल्क, बटर, वेजिटेबल ऑयल और होल ग्रेन से हमें विटामिन E मिलता है। और इसके कमी से क्या होता है, वीक मसल्स हो जाता है, वीक मसल्स, लेस कोऑर्डिनेशन, ठीक है, हमारा बॉडी अच्छे से मूव नहीं कर पाएगा ठीक तरीके से, हाथ पैर एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके मूव नहीं कर पाएंगे। और अगर हम लोग इसको अच्छे से खाएंगे तो हम लोग का बॉडी का मसल को स्ट्रेंथन करेगा, ताकत देगा, स्ट्रेंथन द मसल्स। हाँ, फिर फाइट्स अवे टॉक्सिक सब्सटेंसेस, जो अनवांटेड तत्व हैं उन्हें वह बाहर निकाल देगा। तो इसमें सिम्टम क्या होगा, ये जो है वीक मसल से लेस कोऑर्डिनेशन तो है ही, साथ ही इसमें सिम्टम्स आप क्या देखेंगे, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होगा, ठीक है, आपके नर्व्स जो हैं वो अच्छी तरीके से काम नहीं करेंगे और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होगा। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होने से क्या होगा कि आपके बॉडी का जो माइंड और हाथ का मूवमेंट जो है, जैसे माइंड ऑर्डर करता है, हम लोग हाथ पैर मूवमेंट करते हैं ठीक तरीके से, वो ठीक कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा, सब एक दूसरे के साथ एडजस्ट करके नहीं चल पाएंगे, ठीक है। अब विटामिन K जो है वो ग्रीन वेजिटेबल्स में मिलता है, स्पाइनच में मिलता है, और सोयाबीन में हमको विटामिन K मिलता है, ठीक है।
क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में यह मदद करता है। ब्लड जहाँ पे आपको कहीं कट जाए तो ब्लड थोड़ा निकल के फिर रुक जाता है ना, ब्लड क्लॉट कर जाता है, तो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में ये मदद करता है। अगर इसकी कमी रही तो हेमोरेजिक कंडीशन हो जाता है। हेमोरेजिक कंडीशन वो होता है जब ब्लड निकलता ही जाएगा और रुक नहीं पाएगा, बॉडी बहुत रिस्क में आ जाएगा, हेमोरेजिक कंडीशन हो जाएगा। और हेमोरेजिक कंडीशन क्या है? ब्लड डज नॉट क्लॉट। ठीक है, तो ये सब आप देख रहे हैं कि विटामिन की कितनी ज़रूरत है हमारे बॉडी को। और जो है ये सारे में एक चीज़ कॉमन है, सब में ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ज़रूर ही खाना है, उसी से हमें विटामिन मिलेगा। और मिल्क, बटर, सिट्रस फ्रूट्स, ये सब खाना ज़रूरी है। तो ये हम लोग का विटामिन्स का चार्ट कंप्लीट हो गया। अब एक और हम लोग मिनरल्स का चार्ट करेंगे। मिनरल्स के बारे में हम आपको बोल देते हैं कि जो है पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। आयरन, आयरन का सोर्सेस क्या है? लिवर, मीट, एग, ग्रीन वेजिटेबल्स स्पेशली स्पाइनच, एप्पल, व्हीट, ग्रेन एंड टर्निप। ठीक है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है? आयरन लेने से हेमोग्लोबिन बनता है जो कि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन को इधर से उधर घुमाता है, विच इज़ अ कैरियर ऑफ ऑक्सीजन। Formation of hemoglobin, which is a carrier of oxygen. Deficiency disease, anemia. Symptoms: number of RBC reduced, weakness. Calcium sources are milk and milk products, green leafy vegetables, eggs. The importance: formation of strong bones and teeth. Deficiency disease, rickets, bleeding gums and swollen tongue, weak bones. Phosphorus sources are milk, fish, eggs, whole grains, banana. Importance for development of strong bones and teeth, for making energy rich foods in the cell, energy rich compounds in the cells of our body. Deficiency disease, rickets, teeth and bones become weak. Iodine, its sources are iodized salt and seafood. Importance is it controls the functions of thyroid gland, which controls the growth of the body. Deficiency disease is goiter, and symptoms of disease are thyroid gland swells up, mental disability in children. ठीक है, तो अभी हम लोग अगर मिनरल्स का चार्ट एक करें, मिनरल्स में अगर हम लोग सबसे पहले आयरन करें तो आयरन हम लोग को कहाँ से मिलेगा? सब लोग जानते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल से तो मिलता ही है आयरन, खासकर स्पाइनच जो होता है, पालक होता है, उससे स्पाइन हम लोग को मिलता है आयरन। एप्पल से मिलता है, व्हीट से मिलता है, ये सब से हम लोग को मिलता है आयरन। अगर हम लोग आयरन का इम्पोर्टेंस क्या है तो वो जो है क्रिएट्स हेमोग्लोबिन, है ना, हेमोग्लोबिन बनाता है आयरन, जो कि हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को हमारे बॉडी में इधर से उधर ले जाने में मदद करता है। तो हेमोग्लोबिन जितना तो ऑक्सीजन रिच रहेगा, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन अच्छे से ट्रांसपोर्ट होता रहेगा इधर से इधर। ठीक है, अब जो है इसकी कमी से क्या होगा? डिजीज़ क्या होगा इसका? अगर इसका कमी होगा, डेफिशिएंसी डिजीज़ इसका क्या होगा? तो डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या होगा? एनीमिया। एनीमिया में क्या होगा? एनीमिया में जो है रेड्यूस्ड रेड ब्लड सेल होगा, रेड ब्लड सेल, और क्या होगा? वीकनेस लगेगा, है ना, वीकनेस लगेगा, ऑक्सीजन कम रहेगा बॉडी में। तो ये हो गया आयरन का। अब हम लोग देखेंगे कैल्शियम। तो कैल्शियम हम लोग को कहाँ से मिलता है? उसका अगर हम लोग सोर्सेज देखेंगे तो कैल्शियम का सोर्सेज क्या है? तो मिल्क तो सबसे अच्छा सोर्स है, मिल्क है, बटर है ना, और क्या है? एनिमल प्रोडक्ट्स जो है, फिश, मीट, है ना, ये सब से भी कैल्शियम मिलता है हम लोग को। एग्स से, ठीक है, ये सब से भी कैल्शियम मिलता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से कैल्शियम मिलता है, और इससे क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ बनते हैं अगर हम लोग कैल्शियम अच्छे से लेंगे तो। ठीक है, ये इसका इम्पोर्टेंस है। अब इसका जो है डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या होगा? अगर कैल्शियम कम लेंगे तो रिकेट्स हो जाता है। रिकेट्स में मैंने बोला ना, बोन्स सॉफ्ट हो जाते हैं, सॉफ्टेंड एंड डिफॉर्म्ड बोन टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, तो पैर हाथ टेढ़े मेढ़े दिखाई देते हैं, इस तरीके से होता है प्रॉब्लम रिकेट्स।
जब कैल्शियम की कमी होती है तो सॉफ्टन्स एंड डिफॉर्म्ड बोन्स रहेंगे। अब है तीसरा है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस भी हमारे बॉडी को बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये मेनली हम लोग को कहाँ से मिल रहा है? बनानास से मिल रहा है। फॉस्फोरस बनानास से मिल रहा है, मीट, फिश, ये सब से भी मिल रहा है, होल ग्रेन से मिल रहा है। होल ग्रेन्स आप समझ रहे हैं ना? होल ग्रेन्स होता है पूरी तरह से राइस या व्हीट को हम लोग होल ग्रेन्स कहते हैं। जो टूटे हुए रहते हैं, मैदा, सूजी, वो सब होल ग्रेन्स नहीं कहेगा, वो प्रोसेस्ड ग्रेन्स रहता है। होल ग्रेन्स होगा व्हीट और राइस ही होल ग्रेन्स होगा, मेज, मिलेट्स, ये सब। तो फॉस्फोरस हम लोग को बनाना, मीट, फिश, होल ग्रेन्स, ये सब से मिलेगा। और जो है फॉस्फोरस की कमी से क्या हो जाता है? फॉस्फोरस की कमी से भी हम लोग को रिकेट्स हो सकता है, और इसको भी ज़रूरत है। स्ट्रॉन्ग मसल्स, बोन्स, ये सब के लिए फॉस्फोरस की ज़रूरत है। फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बोन्स, टीथ एंड फॉर मेकिंग एनर्जी रिच कंपाउंड्स इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी। स्ट्रॉन्ग बोन्स होगा, टीथ होगा, और एनर्जी रिच कंपाउंड्स, एनर्जी वाले कंपाउंड्स हमारे सेल में ज़्यादा बनेंगे जब फॉस्फोरस रहेगा। इसके रिकेट्स हो जाता है। रिकेट्स में क्या होगा? टीथ और बोन वीक हो जाएंगे। ठीक है, ये फॉस्फोरस हो गया। अब हम लोग लास्ट क्या है हमारा? आयोडीन है। आयोडीन कहाँ से मिलता है? एक तो हम लोग जानते हैं आयोडाइज्ड सॉल्ट होता है, ऐसा नमक जिसमें आयोडीन मिला हुआ रहता है। और सी फूड, ज़्यादातर जो समुद्र के पास के लोग सी फूड खाते हैं उनको आयोडीन की कमी नहीं होती है। ठीक है, सी फूड है। तो ये क्या करता है? कंट्रोल्स थायराइड ग्लैंड। हमारे बॉडी में एक थायराइड ग्लैंड है, उसको यह कंट्रोल करता है, उसका ठीक फंक्शन ये कराता है। तो इसके कारण जो है बॉडी फंक्शंस प्रॉपरली। ठीक है, बॉडी का काम वाम सब अच्छे से चलता है अगर थायराइड ग्लैंड अच्छे से चले। और वो कब चलेगा? जब हम लोग को इंसुलिन मिलेगा, ये आयोडीन अच्छे से मिलेगा। इसकी कमी से क्या होता है? गॉइटर होता है। गॉइटर में क्या होगा? मेंटल इंस्टेबिलिटी हो जाएगा बच्चों का। हाँ, मेंटल प्रॉब्लम भी होने लगता है छोटे बच्चों में जिसमें गॉइटर की कमी रहती है। मेंटल इंस्टेबिलिटी हो जाता है। हाँ, गॉइटर में क्या होता है? गले के नीचे पूरा फूला हुआ रहता है, जैसे घेंगा बीमारी भी कहते हैं। गले के नीचे पूरा स्वेलिंग रहेगी, मेंटल इंस्टेबिलिटी हो जाता है। और क्या होता है गॉइटर में? ओबेसिटी भी कभी कभी होता है, कभी कभी एक्सेस थिन भी हो जाते हैं लोग। ये सब भी प्रॉब्लम है क्योंकि थायराइड ग्लैंड अच्छे से काम नहीं करता है। ठीक है, बच्चों का माइंड अच्छे से काम नहीं करेगा, पढ़ाई वढ़ाई वो अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो आयोडीन का सोर्स क्या है? आयोडाइज सॉल्ट और सी फूड है। वो थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करता है, बॉडी ठीक से फंक्शन करता है। उसकी कमी से गॉइटर बीमारी होता है। और उसका सिम्टम क्या है? मेंटल इंस्टेबिलिटी इन चिल्ड्रन। बच्चों का माइंड ठीक से काम नहीं करेगा। ओबेसिटी भी उसका एक सिम्टम है। ठीक है, तो ये सारे मिनरल्स हैं, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन, जो बिल्कुल ज़रूरी है हमारे बॉडी के लिए। और उनकी कमी से क्या क्या डिजीज़ होती है वो भी है। आयरन की कमी से एनीमिया, कैल्शियम की कमी से रिकेट्स, फास्फोरस की कमी से रिकेट्स, और आयोडीन की कमी से गॉइटर। आगे पढ़ते हैं। Health is wealth is so rightly said, and in order to stay healthy, we should note the factors responsible for good health: balanced diet, cleanliness of the house and surroundings, personal hygiene, cleanliness of the food, exercise and physical activity, and vaccination. देखिए, ये हम लोगों ने बहुत पहले से भी सिखाया है। हेल्थ इज़ वेल्थ, है ना? अगर आपका हेल्थ ठीक है तो आपके पास धन भी रहेगा। आपका हेल्थ ठीक रहेगा तो आप अच्छे से इनकम कर पाएंगे, आपको डॉक्टर्स के पास पैसे नहीं देने पड़ेंगे अपने इलाज कराने के लिए। ठीक है, इसलिए हेल्थ वेल्थ के समान है। अच्छी सेहत धन के समान है। अब अच्छी सेहत रखने के लिए कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा। एक तो हमें बैलेंस डाइट खाना होगा, अच्छे से खाना होगा। अपने आसपास के सराउंडिंग को क्लीन रखना होगा, साफ़ सफाई मेंटेन करनी होगी, नहीं तो आसपास के सराउंडिंग्स डर्टी रहेगा तो उससे भी बीमार हो सकते हैं। पर्सनल हाइजीन भी, अपने आप को भी क्लीन रखना होगा। अपना टीथ मतलब रोज़ ब्रश टाइमली करना होगा, नहाना होगा, अच्छी नींद लेनी होगी। तो अपने पर्सनल हाइजीन, अपने कपड़े साफ़ रखने होंगे, उस पर भी ध्यान देना होगा। क्लीनलीनेस ऑफ द फूड, खाना जो है हम बैलेंस डाइट तो ले रहे हैं पर साफ़ सुथरे तरीके से उसे बना रहे हैं कि नहीं। हाँ, हाइजीन तरीके से अच्छे से धो के अच्छी तरीके से साफ़ सुथरे तरीके से बना रहे हैं कि नहीं, कि गंदे हाथों से बना दे रहे हैं। तो क्लीनलीनेस ऑफ फूड भी ज़रूरत है। इसके साथ ही
एक्सरसाइज की ज़रूरत है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसे हम मिस कर जाते हैं कि बॉडी को एक्सरसाइज की भी ज़रूरत है जितना उसे बैलेंस डाइट की ज़रूरत है। बॉडी को फिजिकली एक्टिव रहना चाहिए, भगवान ने हमें ऐसे बनाया है। और एक और लास्ट है वैक्सीनेशन, है ना। वो जो टीके लगाते हैं बच्चों को छोटे में ताकि उनको आगे चलकर कुछ बड़ी बड़ी बीमारियां नहीं हो, वैक्सीन जो देते हैं वो बहुत ज़रूरी है। आपने बहुत ऐसे एग्जाम्पल देखे होंगे जहाँ पे पेरेंट्स ने बच्चों को टाइम पे वैक्सीनेशन नहीं कराया और उनके कारण उनको आगे चल के बड़ी बड़ी डिसीज़ेज़ हो गई। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ हैं जिससे कि अपने हेल्थ को आप मेंटेन कर सकेंगे ताकि आपके पास वेल्थ आ सके। हेल्थ के बारे में हम लोगों ने कितना कुछ पढ़ा, कितना कुछ जाना, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स के बारे में जाना। अब तो बच्चे सारे वेजिटेबल्स खाएंगे ना, फ्रूट्स खाएंगे ना, और जो अभी भी नहीं खाएंगे वो बच्चे क्या कहलाएंगे? मूर्ख कहलाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज आपका लेसन यहीं पे ख़त्म रहता है। जल्दी हम लोग नए वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।